हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भी आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी में 2 सेशन कर लिए हैं। एक सेशन में तो मैंने आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कराया था और एक मैंने ऐसे स्पेशल क्लास करके डाला था जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक्स जो आप लोगों को 11th क्लास से पता होने चाहिए थे उन्हें हमने डिस्कस किया था। तो आज वाले सेशन में टेक्निकली हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने 12th क्लास का। भाई पहले तो हमने 13.1 कवर कर लिया जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने सीख लिया। बीच में 13.2 आएगा, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। आज हम मूव कर रहे हैं 13.3 की तरफ। इसमें 2 कंसेप्ट हैं, एक टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है और एक बेस थ्योरम का कंसेप्ट है। उन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हम आज सीखेंगे। बढ़िया इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप लोगों को मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो देखिए भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक दो जरा बेसिक बातें कर लें छोटी छोटी, सो दैट कि आप लोगों को दिक्कत ना आए कोई। भाई देखिए, हर बच्चा इससे तो फेमिलियर ही है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। आज फॉर्मूले से एक लेवल ऊपर जाके हमें इसकी बात करनी है। सुनिएगा जरा ध्यान से। फॉर्मूले का मुझे कोई एज सच नीड नहीं है, बस मुझे इस सिंबल का, इस नोटेशन को समझना है ढंग से। ये क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ए बाई बी तो हम ऐसे सिंपलिसिटी के लिए बोल लेते हैं, बट इसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि हम ए की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं जब बी मुझे गिवन हो। ये मतलब है इसका। ए का प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, बी मुझे गिवन है, या फिर कह लो कि बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ये मीनिंग है। अब जरा कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का। बेस थ्योरम इसी से जुड़ा हुआ है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी छोटी 2 बातें आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो ये मेरे पास एक बैग है, ये एक और बैग है। इस बैग में मान लेते हैं 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। इस बैग में 6 रेड बॉल हैं और 7 ब्लैक बॉल है। बात समझ में आई? चलिए थोड़ा सा आसान कर लेता हूं मैं, ताकि कैलकुलेशन आप लोगों को अच्छी लगे। नंबर ऑफ बॉल सेम कर लेते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये मेरा पहला बैग है और ये मेरा दूसरा बैग है। इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं आप लोगों को पता लग गई। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, सोचिएगा सवाल पूछा क्या जा रहा है और अपने मन से जवाब दीजिए। भाई प्रोबेबिलिटी बतानी है बैग फर्स्ट की, तो बैग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक सेकेंड रुकिए, छोटा सा चेंज कर ही देते हैं। ठीक है, बैग फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सोचिए आप अपने मन में, बैग फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए। देखिए बच्चे उल्टे सीधे जवाब देते हैं। कई बच्चे क्या करेंगे, 9 बॉल यहाँ पे हैं, 10 बॉल यहाँ पे हैं, तो 19 बॉल हो गई। कोई 1/19 बोलेगा, कोई 9/19 बोलेगा, मतलब उल्टे सीधे जवाब देते हैं। तो आप पहले सोच लो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। आपसे यहाँ बैग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बैग में क्या है उस चीज की प्रोबेबिलिटी थोड़ी पूछ रहा है। देयर आर 2 बैग्स, जिसमें से फर्स्ट बैग कितना है? 1। अरे प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल बाय टोटल, एंड देयर आर 2 बैग्स इन टोटल। भाई टोटल में 2 बैग हैं, बैग में बैग फर्स्ट कितना है? टोटल बैग में एक ही तो है बैग फर्स्ट, तो बैग फर्स्ट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगी। सिंपल सी चीज है। बैग में क्या है उसमें घुसना थोड़ी है हमें कि बैग में बॉल है या क्या है। आपसे बैग का प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो बैग तो 2 ही हैं और 2 में बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करने का, बैग फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? हाफ होगी। सिमिलरली अगर बैग फर्स्ट की हाफ है तो बैग सेकंड की भी हाफ रहेगी। अब बैग में क्या है, कोई खजाना छुपा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, देर आर 2 बैग्स और 2 बैग में बैग फर्स्ट एक ही था तो 1/2, सेकेंड बैग का भी 1/2। सपोज यहाँ पे 3 बैग होते तो फिर 1/3 हो जाता। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा चेंज करके वापस ठीक कर देते हैं इसको। मैं आपसे मांग रहा हूं प्रोबेबिलिटी बताइए रेड बॉल की। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब बच्चा परेशान कि सर रेड बॉल निकालनी कहां से? रेड बॉल बैग फर्स्ट से निकाले या बैग सेकंड से निकाले? चलिए मैं आसान करता हूं। रेड बॉल निकालना है मुझे फर्स्ट बैग से। तो फर्स्ट बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी नजर आ रही हैं आपको? 9, जिसमें रेड है 4। तो फर्स्ट बैग से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी आ गया आपका 4/9। सिमिलरली अगर वो सेकंड बैग से पूछता तो सेकंड बैग से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हो जाता मेरा 6/9। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अब सुनिए भाई, देखिए जो लोग हमसे काफी स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है, बाकी सब लोगों को बता देते हैं। और वो जो मैंने स्पेशल क्लास डाली थी प्रोबेबिलिटी की, उसमें भी डिस्कस किया था, कोई बात नहीं। अब एग्जामिनर हमसे मांग रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए रेड बॉल की। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहां साइड में बता दूं आप लोगों को।
हिंदी में सोचना है। जब भी आपके मन से या का साउंड आए तो आप ऐड करेंगे, जब भी आपके मन से ऐसा साउंड आए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। कई बार मन से साउंड नहीं आता तो इनकी सेंस समझ लो। या का सेंस है जब केसेस क्रिएट हो रहे हो, केसेस मींस ईदर दिस और दैट, चाय लेंगे या कॉफी, इस तरीके से जब चॉइसेस क्रिएट हो जाए समझ जाओ आपको ऐड करना पड़ेगा। और ये और का क्या सेंस है, जब एक प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस चले, मतलब मल्टीपल प्रोसेस साथ में चले, एक के बाद एक के बाद एक, तो समझ जाओ क्या होना है, मल्टीप्लाई। जैसे पहले चाय लेंगे फिर कॉफी लेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रोसेस के बाद प्रोसेस चले तो मल्टीप्लाई, और केसेस बने ईदर दिस और दैट हो जाए तो समझ जाओ ऐड करना है। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन तो चुटकी बजाते हो जाने। तो देखिए जरा ध्यान से, एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे बैग फर्स्ट में ये सब, बैग सेकंड में ये सब, आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो रेड बॉल की। रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब मेरी बात सुनिए, रेड बॉल तो फर्स्ट बैग में भी है और रेड बॉल तो सेकंड बैग में भी, रेड बॉल तो दोनों में है, लेकिन उसने रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी बोला है। कहां से निकालना है ये नहीं बताया। बात समझ में आ गई। तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट बैग से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर आप सेकंड बैग से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, यही तो होगा। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताइए रेड बॉल का। अब भाई रेड बॉल तो फर्स्ट बैग में भी है और रेड बॉल आपका सेकंड बैग में भी है, तो आप दोनों बैग से रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर देंगे, तो उससे आपको रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। लेकिन रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी आप सेकंड बैग से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। सपोज आपके पास एक चाबी है और 3 ताले हैं, एक चाबी है और 3 आपके पास लॉक्स हैं। अब इन तीनों लॉक में से किसी एक लॉक की मान लो वो चाबी है, तो भाई वो चाबी आपको लगा के देखनी पड़ेगी ना कि मैं किस लॉक, कौन सा लॉक खुल रहा है उससे। तो जब आपके पास 3 लॉक्स हैं, एक चाबी है, तो आप क्या करोगे, पहले एक लॉक सेलेक्ट होगा कि भाई किस में चाबी लगा के देखूं। जैसे मान लो आपको पहले सेकंड लॉक सेलेक्ट करना है या पहले थर्ड लॉक सेलेक्ट करना है, फिर पहला ही सेलेक्ट करना है, तो तीनों में से पहले लॉक सेलेक्ट होगा, फिर आप उसमें चाबी घुमा के देखोगे कि ये इस लॉक की चाबी है या नहीं। तो मतलब पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उस पे आप चाबी लगाओगे। तो सेम मैनर यहां पे है। भाई रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब रेड बॉल तो बैग फर्स्ट से भी आ सकती है और रेड बॉल बैग सेकंड से भी आ सकती है। तो बैग फर्स्ट से अगर आप रेड बॉल निकालना चाहते हो तो पहले बैग फर्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें से बॉल निकलेगी। ऐसे ही अगर आप बैग सेकंड से निकालना चाहते हो तो पहले बैग सेलेक्ट होगा फिर बॉल निकलेगी। बात समझ में आ रहा है। फिर 2 बैग रखे हैं, दोनों में रेड बॉल है, तो दोनों में से किसी में से भी निकाल सकते हो। तो पहले देखोगे ना किस में से निकालना है। अगर आप बैग फर्स्ट से निकालना चाहते हो तो आपने पहले बैग फर्स्ट सेलेक्ट करा होगा फिर बॉल निकाली। सिमिलरली आप बैग सेकंड से निकालना चाहते हो तो पहले आपने बैग सेकंड को सेलेक्ट करा होगा फिर बॉल निकाली होगी। तो आइए जरा, तो भाई जो रेड बॉल है या तो बैग फर्स्ट से आएगी या मतलब ऐड बैग सेकंड से आएगी। अब बैग फर्स्ट से निकालने के लिए पहले बैग सेलेक्ट फिर बॉल निकलेगी। तो पहले बैग सेलेक्ट, तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है हाफ। बैग सेलेक्ट हो चुका है, अब इससे बॉल निकलेगी। प्रोसेस के बाद प्रोसेस चल रहा है तो मल्टीप्लाई, पहले बैग सेलेक्ट हुआ फिर बॉल निकल रही है। तो बैग सेलेक्ट हो गया, अब बैग सेलेक्ट हो चुका है, इस बैग से आप रेड बॉल निकालोगे तो रेड बॉल हो गया आपका 4/9। अब जरूरी थोड़ी बैग फर्स्ट से आए, बैग सेकंड से भी तो आ सकती है। तो पहले बैग सेकंड सेलेक्ट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है हाफ। अब बैग सेकंड से बॉल निकलेगी रेड जिसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/9। अब ये फर्स्ट बैग से लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी, ये सेकंड बॉल से बैग से लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो इनका जो एलसीएम है वो हो गया 18, ये 6 और 4 10, तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। सो दिस इज 5/9। तो ये आपने क्या निकाल दी, ये आपने निकाल दी लाल बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी, आप लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। भाई लाल बॉल यहां से भी आ सकती थी, लाल बॉल यहां से भी आ सकती थी, दोनों जगह से लाल बॉल निकाली और दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया, दोनों का टोटल कर दिया। दैट इज व्हाई इसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। बहुत बेसिक से हमने समझ लिया इसको, अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। क्लियर है भाई? आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्रेजेंटेशन कैसे करनी, लिखना कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी आप लोगों को ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो आइए जरा वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए जरा।
कहता है बैग 1 में 3 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल्स हैं। मैं फटाफट यहां पर 2 छोटे छोटे बैग बना लेता हूं जिससे मुझे आसानी हो जाए। इसमें 3 ब्लैक हैं, 2 व्हाइट हैं। बैग 2 में 2 ब्लैक हैं और 4 व्हाइट है। कहता है अ बॉल एंड अ बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। सॉरी, क्या लिखा हुआ था? अ बैग एंड अ बॉल आर सेलेक्टेड एट रैंडम। पहले एक बैग और एक बॉल सेलेक्ट किया रैंडमली। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक बॉल। सो ब्लैक बॉल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टेक्निकली आपको ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी बताना, जैसे पीछे अभी हमने रेड बॉल का किया था। अब आप सोचिए, जो ब्लैक बॉल है वो तो बैग फर्स्ट से भी आ सकती है और ब्लैक बॉल आपका बैग सेकंड से भी आ सकती है। तो पहले बैग फर्स्ट से ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर बैग सेकंड से ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। वो आ जाएगा ब्लैक बॉल को निकालने का टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन ब्लैक बॉल फर्स्ट बैग से डायरेक्टली थोड़ी आ जाएगी, पहले बैग सेलेक्ट होगा फिर बॉल निकलेगी। सिमिलरली पहले बैग सेकंड सेलेक्ट होगा फिर बॉल निकलेगी। समझ में आ गया? अब आइए जरा इसको प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इसको लिखना कैसे है। देखिए, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ब्लैक बॉल की। तो यही आपका मेन इवेंट है, यही आपका मेन इवेंट है। इसे आप ए एज्यूम करेंगे। लेट इवेंट ए, किसकी प्रोबेबिलिटी? अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब ये जो इवेंट ए है ये आपका मेन इवेंट है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब इस मेन इवेंट से रिलेटेड सोर्सेज होंगे आपके पास। सोर्स का मतलब जैसे ये जो ब्लैक बॉल है ये बैग 1 से भी निकाल सकते हो, बैग 2 से भी निकाल सकते हो। तो देयर आर 2 सोर्सेज जिनसे आप ब्लैक बॉल निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे पीछे भी 2 सोर्स थे। अभी जैसे जैसे हम एग्जांपल्स को मूव करेंगे आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो ब्लैक बॉल को निकालने के 2 तरीके हैं। ब्लैक बॉल बैग फर्स्ट से भी आ सकती है और ब्लैक बॉल बैग सेकंड से भी आ सकती है। तो 2 सोर्स हो गए मुझे ब्लैक बॉल के निकालने के। तो जो 2 सोर्स हो गए तो उन्हें एक को मान लेंगे E1 और अगले को मान लेंगे E2। अगर 3 सोर्स होते तो E3, E4, E5 ऐसे चलता चला जाता। ठीक है? अब E1, अब भाई जो ब्लैक बॉल है या तो बैग फर्स्ट में है या फिर बैग सेकंड में है, तो पहले बैग सेलेक्ट होगा फिर बॉल निकलती है ना। तो मैंने E1 को मान लिया बैग 1 इज सेलेक्टेड। भाई बैग 1 सेलेक्ट करोगे तभी तो उससे बॉल निकालोगे। सिमिलरली E2 मैंने मान लिया बैग 2 इज सेलेक्टेड। ठीक है? अब मुझे निकालना क्या है वो सुनिए। मुझे निकालना है P ऑफ A। P मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी? A की। व्हाट इज A? A मतलब ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल को सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है ब्लैक बॉल या तो बैग 1 से आएगी या फिर बैग 2 से आएगी। बट बैग 1 से डायरेक्टली थोड़ी निकाल दोगे, पहले बैग 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? हाफ, क्योंकि 2 बैग्स हैं। अब उसमें से आपको ब्लैक बॉल निकालनी है। टोटल बॉल कितनी है? 5, जिसमें ब्लैक है आपकी 3। तो दिस इज 3/5। ऐसे आप सेकंड बैग से भी कर सकते हो। तो पहले सेकंड बैग सेलेक्ट होगा, अब इससे बॉल निकलेगी। तो इसमें ब्लैक बॉल है 2, तो दिस इज 2/6। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप लोगों का टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ब्लैक बॉल को निकालने का। इनके एलसीएम अलग अलग हैं तो मैं एक काम करता हूं, इन्हें काट देता हूं। तो एक काम करते हैं ना, इसको काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा ना आप लोगों के लिए। सो दिस इज हाफ इंटू 2/6, तो दिस इज 1/3। तो ये कितना हो गया भाई? दिस इज 3/10 प्लस 1/3, 30 इसका एलसीएम ले लो। सो ये हो गया 9 प्लस 10, 19/30। सो 19/30 क्या आ गया? 19/30 आ गया आपका ब्लैक बॉल को निकालने का टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप समझ में आया होगा। अब एग्जाम में ऐसे तो लिखेंगे नहीं, इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिखना आप लोग सीख लें, वो एक बार आप देख लें। तो मैं आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बता रहा हूं। देखिए पहले समझाएंगे, समझ आए तो ठीक, वरना फिर रटवा देंगे। फॉर्मूला रट लेना, बढ़िया से काम हो जाएगा। सो मुझे निकालना, ये सब मैंने अज्यूम कर लिया, मुझे निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो आपको पता है ब्लैक बॉल या तो बैग फर्स्ट से या फिर बैग सेकंड से। बट बैग फर्स्ट से ऐसी बॉल नहीं निकलेगी, पहले बैग सेलेक्ट होगा फिर बॉल निकलेगी। सिमिलरली पहले बैग सेकंड सेलेक्ट होगा फिर बॉल निकलेगी। तो आइए, तो पहले बैग 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो बैग 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी PE1। P मींस प्रोबेबिलिटी E1 की। व्हाट इज E1? बैग 1 इज सेलेक्टेड। अब ये बैग सेलेक्ट हो चुका है, बैग सेलेक्ट हो गया, अब इससे बॉल निकलेगी। तो अब सुनिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहते हैं जब ये गिवन है। आज इसका रियल यूज है। ठीक है? आप बैग 1 सेलेक्ट कर चुके हो, अब इससे ब्लैक बॉल निकालोगे। सो आएगा इनटू
पी ए बाई ई वन। यहां फॉर्मूला लगाने मत बैठ जाना, इसका मीनिंग समझो। ए बाई ई वन का मतलब क्या है? ए का मतलब है आप ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, और गिवन क्या है कि आपने बैग वन सेलेक्ट कर रखा है। तो देखो सेलेक्ट किया था ना पहले बैग वन, पहले बैग वन सेलेक्ट किया तभी तो बॉल निकाल रहा हूं। तो बात समझिए, ये कैसे आया फॉर्मूला बता देंगे जब आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू। पी ई टू मतलब बैग टू सेलेक्ट हुआ। अब फिर आप क्या कर रहे हो? पी ए बाई ई टू। ए बाई ई टू का मतलब, ए का मतलब ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, गिवन क्या है कि आपने बैग टू सेलेक्ट कर रखा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मैंने आपको समझा भी दिया है, अभी एक आध एग्जाम्पल में और करेंगे, बाकी आप फॉर्मूला याद कर लो। आप बस पहचानो कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है और सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बात समझ में आई? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन है, इससे पहले एक बुक का एग्जांपल दिखाते हैं आपको, फिर ये सब कराएंगे। ये आपके बुक का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 15। इकलौता एग्जांपल है ये बुक में टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, बढ़िया एग्जांपल है, पढ़िए पढ़िए उसको ध्यान से जरा। क्या कह रहा है? अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, ठीक है। द probabilities are 0.65 that there will be a strike and 0.80, मैं लिखता चला जाता हूं, 0.65 प्रोबेबिलिटी है किसकी? स्ट्राइक होने की, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। काम ऑन टाइम हो जाएगा इफ देयर इज नो स्ट्राइक। आगे, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike, ठीक है। 0.32 काम on time हो जाएगा if there is a strike, ठीक है। तो कहता है determine the probability that the construction job will be completed on time। चलिए ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, एक बार आप और ढंग से पढ़ लो, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। इसके ऊपर केस स्टडी बन जाती है बहुत सारी, दिखाएंगे अभी। पढ़िए भाई। कहते हैं भाई एक पर्सन है, उसने कंस्ट्रक्शन जॉब का काम ले लिया कोई, प्रोबेबिलिटी बता दी 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। तो अगर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो स्ट्राइक ना होने की भी तो पता लग गई आपको, वो 0.35 हो गई स्ट्राइक ना होने की, वो ऑटोमेटिकली हमने निकाल ली 1 माइनस करके, ठीक है। तो ये स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी और स्ट्राइक ना होने की प्रोबेबिलिटी। आगे चलो, कहता है 0.80 प्रोबेबिलिटी है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो समय पे खत्म हो जाएगा इफ देयर इज नो स्ट्राइक। मतलब अगर स्ट्राइक नहीं चल रही है उस केस में काम समय पे खत्म होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.80। सिमिलरली 0.32 प्रोबेबिलिटी है काम के समय पे खत्म होने की जब स्ट्राइक चल रही है। अब स्ट्राइक चले या ना चले, काम तो समय पे खत्म करना है। तो ये स्ट्राइक के टाइम पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी और ये नो स्ट्राइक के टाइम पे काम को खत्म करने की प्रोबेबिलिटी, सारा सिनेरियो बता दिया। अब उसने क्या बोला? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि कंस्ट्रक्शन का काम समय पे खत्म हो। अब मेरी बात सुनिए, अभी आपको ऐसे सोचना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, सुनिए। अब भाई देखिए, आपको काम को समय पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब दो तरह के सिनेरियो हैं भाई, या तो स्ट्राइक चल रही होगी या फिर स्ट्राइक नहीं चल रही होगी। भाई दो ही तो केस बन रहे हैं, या तो स्ट्राइक चल रही होगी या फिर स्ट्राइक नहीं चल रही होगी, और दोनों ही केसेस में काम समय पे खत्म हो रहा है। चेक करो, इस केस में ये प्रोबेबिलिटी है काम को समय पे खत्म करने की, इस केस में ये प्रोबेबिलिटी है काम को समय पे खत्म करने की। तो भाई काम तो या तो स्ट्राइक के टाइम पे खत्म होगा या फिर नो स्ट्राइक के टाइम पे खत्म होगा। तो उसने बोला कि काम को समय पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो काम या तो इस टाइम पे खत्म करोगे या फिर इस टाइम पे खत्म करोगे। तो दोनों टाइम्स पर काम को खत्म करने की प्रोबेबिलिटी निकालो और जोड़ दो, और वो कहलाएगा काम को समय पर खत्म करने की टोटल प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल कैसा होता है। भाई जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है उस चीज को करने के मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। जैसे यहां पे मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? मुझे निकालना है काम को समय पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी। बट काम तो समय पे खत्म दो तरीके से हो सकता है ना, या तो स्ट्राइक के टाइम पे या फिर नो स्ट्राइक के टाइम पे। तो दोनों टाइम पे काम को खत्म करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उन्हें जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा काम को खत्म करने का टोटल प्रोबेबिलिटी। मैं एक आधा सवाल और पढ़वाता हूं सो दैट कि हमें ये क्लियर हो जाए। एक सेकंड रुकिएगा जरा, यहां बेस थ्योरम आ गया। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। कहता है अ फेमस कंपनी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एंड देन आइडिया हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए,
अ फेमस कंपनी वांट्स टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ प्रो कबड्डी मैच थ्रू द विनिंग टीम। ये केस स्टडी से उठाया है मैंने कहीं से। तो कहता है कोई कंपनी है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगी प्रो कबड्डी मैच में विनिंग टीम के थ्रू, ठीक है जी, कर देगी। द प्रोबेबिलिटी इज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड टीम्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4। पहला टीम जीतेगी, प्रोबेबिलिटी 0.6, दूसरा टीम जीतेगी, प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है। इफ द फर्स्ट टीम विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। इस केस में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी है 0.7 और इस केस में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। पढ़ लीजिए ना। What will be the probability of launching a new product? किसकी प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है? एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। तो आप सोचिए प्रोडक्ट लॉन्च कैसे हो रहा है। प्रोडक्ट टीम की विनिंग पे लॉन्च हो रहा है। अगर पहली टीम जीतेगी तो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, अगर दूसरी टीम जीतेगी तो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। प्रोडक्ट तो लॉन्च होगा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर गया? दो सोर्स है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के, या तो पहली टीम के द्वारा लॉन्च होगा या फिर दूसरी टीम के। भाई अगर पहली टीम जीतेगी तो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा, दूसरी टीम जीतेगी तो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। तो दोनों केसेस में प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी नाम से ही पता लग रहा है ना कि दो चीजों का टोटल होगा, कि वो चीज मल्टीपल जगहों पर हो रही होगी। बात समझ में आ रही है? बेसिक चीज है, इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे अभी, पहले वो वाला सवाल करते हैं। अभी धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमें अपने स्किल्स टोटल प्रोबेबिलिटी के ठीक करने हैं। बेस थ्योरम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, बेस थ्योरम के पीछे पड़ जाते हैं और फिर जब पेपर में केस स्टडी आती है, वो केस स्टडी ऐसी होती है 2 मार्क का पार्ट उसका टोटल प्रोबेबिलिटी का होता है, 2 मार्क का उसका बेस थ्योरम का होता है। बेस थ्योरम वाला तो कर लेते हैं बच्चे, टोटल प्रोबेबिलिटी में फंस जाते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आनी जरूरी है, बेस थ्योरम तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। आइए, आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला सवाल, कंस्ट्रक्शन वाला। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है काम को समय पे खत्म करने की, और काम समय पे खत्म दो तरीके से हो सकता है, या तो स्ट्राइक के टाइम पे या फिर नो स्ट्राइक के टाइम पे। तो दोनों टाइम पे काम को खत्म करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और काम हो जाएगा। तो आइए, तो यहाँ पे मेन इवेंट क्या है, काम को खत्म करना, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो वो इवेंट मेरा ए हो जाएगा। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 15 है, ठीक है। सबसे पहले लेट ए कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये मेरा मेन इवेंट है। इसे करने के दो सोर्स है, या तो स्ट्राइक चल रही होगी या फिर नहीं चल रही होगी, तभी तो काम खत्म हो रहा है। तो स्ट्राइक के टाइम पे भी हो रहा है और नॉन स्ट्राइक के टाइम पे भी हो रहा है। तो देयर आर टू सोर्सेस। तो एक को E1 मानो और एक को E2 मानो। E1 कि देयर इज अ स्ट्राइक, देयर इज अ स्ट्राइक। E2 there is no strike. Understand? There is a strike and there is no strike. So therefore अपने को निकालना है P of A, मतलब काम को खत्म करने की टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का मैं फॉर्मूला जान चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी, याद कर लो। पी ए क्या होता है, पी E1 पी ए बाई E1 प्लस पी E2 पी ए बाई E2। एक से ज्यादा इवेंट होंगे तो और भी चीजें हो जाएंगी, अभी दिखाएंगे। देखिए भाई जरा, पी ए निकालते हैं पहले। व्हाट इज पी ए? फॉर्मूला लिख दिया मैंने, पी E1 पी ए बाई E1 प्लस पी E2 पी ए बाई E2। एक एक चीज को पढ़िए और प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। P मींस E1 की, व्हाट इज E1? देयर इज अ स्ट्राइक, स्ट्राइक का प्रोबेबिलिटी है 0.65। 0.65 को मैं आसान लैंग्वेज में 65/100 लिख ले रहा हूं, इनटू A बाई E1। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जब ये मुझे गिवन है। ए का मतलब काम समय पे खत्म करना है, गिवन क्या है, स्ट्राइक चल रही है। तो स्ट्राइक के टाइम पे काम खत्म होने की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है 0.32। 0.32 का मतलब 32/100 प्लस P मींस प्रोबेबिलिटी E2 की, व्हाट इज E2? E2 मींस देयर इज नो स्ट्राइक, तो नो स्ट्राइक का प्रोबेबिलिटी 0.35 हो जाएगा। 0.35 मींस 35/100 इनटू ए का मतलब काम समय पे खत्म करना है, गिवन क्या है, स्ट्राइक नहीं चल रही। तो नो स्ट्राइक के टाइम पे काम समय पे खत्म होता है 80%, मतलब 0.80। इसको आप ऐसा लिख दीजिए। इसका 10,000 एलसीएम लो, भाई ये मैं नहीं करूंगा कैलकुलेशन। 10,000 एलसीएम लो
ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ो, 10,000 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप काम को समय पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। आइए इसके ऊपर एक केस स्टडी दिखाता हूं। ऐसे केस स्टडी आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे, तो आइए पढ़ते हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो पीछे मैंने अभी कराया, सिमिलर, बट देखो केस स्टडी के रूप में। पढ़िए, कहता है XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है, इज कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लाईओवर फॉर दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज आर 65% परसेंट पे दे दिया दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स, 80% दैट द कंस्ट्रक्शन वर्क will be completed if there is no worker on strike, वही बात हो गई, and 32% that the construction work will be completed on time if there is a strike. तो calculate the probability that the construction of the flyover will be completed on time. तो सेम ही तो क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज को चेंज करा है। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ए हो जाएगा कि फ्लाईओवर का जो काम है समय पे खत्म होगा, E1 मानो स्ट्राइक चल रही है, E2 मानो कि स्ट्राइक नहीं चल रही है, काम खत्म, बात खत्म कर लीजिएगा। आइए, ये मैं समझा दिया है क्वेश्चन। कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की। तो भाई नया प्रोडक्ट तो दो तरीके से लॉन्च हो रहा है, या तो उसे टीम 1 के जीतने पे लॉन्च किया जाएगा, या फिर उसे टीम 2 के जीतने पे लॉन्च किया जाएगा। तो समझ में आ गई बात। तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वही मेरा मेन इवेंट है, उसे बोलेंगे हम ए। तो सोल्यूशन, लेट ए न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड। ठीक है, अब उसको करने के दो सोर्स है। भाई नया प्रोडक्ट दो ही तरीके से लॉन्च होगा, या तो टीम 1 के जीतने पर या फिर टीम 2 के जीतने पर, तभी तो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो इसका मतलब है टीम 1 विंस, और ये हो गया आपका टीम 2 विंस। सो देयरफॉर आपको निकालना है P ऑफ A। तो पहले फॉर्मूला लिख दो, PE1 PA by E1 प्लस PE2 PA by E2। आइए फॉर्मूले में वैल्यूज भरते हैं फटाफट। P मींस प्रोबेबिलिटी E1 की, व्हाट इज E1? टीम 1 विंस, टीम 1 के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.6 मींस 6/10 इनटू, इसको पढ़िए, A का मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, गिवन क्या है? टीम 1 जीती है। भाई अगर टीम 1 जीतेगी तो नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो यहां लिख दीजिए 7/10 प्लस P मींस प्रोबेबिलिटी E2 की, व्हाट इज E2? टीम 2 विंस, टीम 2 के जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, इनटू A का मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, गिवन क्या है? टीम 2 जीती है। जब टीम 2 जीतेगी तो नया प्रोडक्ट को लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, विच इज 3/10। दोनों को जोड़ा 100, तो मैंने एलसीएम ले लिया, 42 प्लस 12 हो गया ना, ये 54/100 मतलब 0.54। तो ये नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है ना भाई, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। एक बार इस फॉर्मूले को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, रट तो लिया ही हमने, एक बार बता देता हूं, दोबारा नहीं बताएंगे। अब ये फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है देखो, मुझे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना था, तो नया प्रोडक्ट दो तरीके से लॉन्च होगा ना भाई, पहले टीम 1 जीतेगी फिर प्रोडक्ट लॉन्च होगा, या फिर टीम 2 जीतेगी फिर प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो आइए PE1 मतलब टीम 1 जीतेगी, जीत गई टीम, अब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो प्रोसेस के बाद प्रोसेस चल रहा है तो मल्टीप्लाई, फिर A/E1, A का मतलब नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, गिवन क्या है? टीम 1 जीती है। परफेक्ट है, आई होप इतना पार्ट समझ आया फॉर्मूले का। सिमिलरली टीम 2 के साथ कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर आ गया। तो फॉर्मूले में नहीं घुसना, फॉर्मूला याद कर लो, बस पहचान हो जाए कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, फॉर्मूला पहचान लो, फॉर्मूला लगाओ और काम खत्म। ग्रेट, आइए, दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपका एग्जाम्पलर का सॉल्व एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर के अंदर है, पढ़िए। There are three machines, E1, E2, E3 in a certain factory produce 50%, 25% and 25% respectively of the total daily output of electric tubes। मतलब एक कंपनी में 3 मशीनें हैं, एक फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं जिनके नाम है E1, E2 और E3, इतना प्रोड्यूस करती है ट्यूब्स। पहली मशीन 50% ट्यूब बनाती है, दूसरी मशीन 25% ट्यूब बनाती है, तीसरी मशीन भी 25% ट्यूब ही बनाती है। ठीक है, आगे चलो। If it is known that 4% of the tubes produced one of each machine E1 and E2 are defective। मतलब ये और बता दिया कि 4% जो ट्यूब्स हैं वो E1 और E3 डिफेक्टिव बनाते हैं, आगे, और 5% मशीन E3 डिफेक्टिव बनाती है। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है? If one tube is picked up at random from a day's production
एक ट्यूब पिक कर ली रैंडमली, भाई जो भी टोटल दिन में ट्यूब्स बन रही हैं उसमें से एक ट्यूब हमने रैंडमली पिक कर ली। तो कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? इट इज डिफेक्टिव। अब बस ये लास्ट लाइन को पढ़ के आप थोड़ा मंथन किया करो कि करना क्या है। आपको डिफेक्टिव ट्यूब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप मन में लेकर चलो कि मुझे डिफेक्टिव ट्यूब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब कोशिश क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो कि ट्यूब डिफेक्टिव ट्यूब मिल कैसे रही है। तो तीन तरह की मशीनें हैं, E1 E2 और E3, वो तीनों ट्यूब्स बना रही हैं और वो तीनों ही डिफेक्टिव ट्यूब्स बना रही हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव ट्यूब की। अभी वो डिफेक्टिव ट्यूब मशीन E1 भी बना सकती है, E2 भी बना सकती है और E3 भी बना सकती है। तो डिफेक्टिव ट्यूब के बनने के तीन सोर्स हैं, या तो मशीन E1 ने बनाई होगी, या फिर मशीन E2 ने बनाई होगी, या फिर मशीन E3 ने बनाई होगी। तो तीनों से डिफेक्टिव ट्यूब की प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे और उन तीनों को जोड़ देंगे, तो मुझे मिल जाएगी डिफेक्टिव ट्यूब की टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन को पहचानना कि टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्योंकि जगह जगह से डिफेक्टिव ट्यूब्स आ रही है ना। मशीन E1 से भी आ रही है, मशीन E2 से भी आ रही है, मशीन E3 से भी आ रही है। तो हर जगह से डिफेक्टिव ट्यूब की प्रोबेबिलिटी उठाओ और सबको जोड़ दो, तो वो मिल जाएगी आपको डिफेक्टिव ट्यूब होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। नाम ही सजेस्ट कर रहा है टोटल करना है, ठीक है। आइए, तो आपको डिफेक्टिव ट्यूब का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो आइए, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। लेट ए डिफेक्टिव ट्यूब, उसको बनाने के तीन सोर्स हैं, E1 E2 E3। अब ये तीन इवेंट वाला केस क्वेश्चन है। पहला, द ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन E1, सेम लाइन लिख देना, मशीन E2, सेम लाइन लिख देना, मशीन E3। अंडरस्टैंड? अब फॉर्मूला लिखिए पहले इसका। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए, तो फॉर्मूला अब अकॉर्डिंगली चेंज हो गया, PE1 PA बाय E1 प्लस PE2 PA बाय E2। एक और आ जाएगा ना यहाँ पे, PE3 PA बाय E3। अंडरस्टैंड? अब सारी वैल्यूज भरिए। P मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 की। E1 क्या है कि ट्यूब प्रोड्यूस मशीन E1 ने की है, तो मशीन E1 टोटल 50% ट्यूब प्रोड्यूस कर रहा है, इनटू ये लिखूंगा अभी, ये मशीन E2 25 और वो अगली वाली भी 25। यहाँ थोड़ा सा भ्रम होता है बच्चों को, भ्रम दूर करना है। आइए, इसकी प्रोबेबिलिटी दिक्कत करती है। ए का मतलब डिफेक्टिव ट्यूब है, गिवन क्या है, किसने बनाई है, वो बनाई है मशीन E1 ने। तो मशीन E1 ने कितनी ट्यूब डिफेक्टिव बनाई है? 4%। तो बच्चे इस 50 का 4% लिखने लग जाते, वो नहीं करना भाई। टोटल प्रोडक्शन में से आपने देखना है कि कितनी डिफेक्टिव बना रहा है वो, टोटल प्रोडक्शन। भाई मशीन E1 ने ट्यूब्स बना के भेज दी, मशीन E2 ने भी ट्यूब्स बना के भेज दी, मशीन E3 ने भी ट्यूब्स बना के भेज दी। जब बाद में वो चेक करी गई होंगी, डिफेक्टिव निकली, तो पता लगा कि जितनी भी ट्यूब्स बन के आई हैं, 4% मशीन E1 ने, 4% मशीन E2 ने और 5% मशीन E3 ने डिफेक्टिव बनाई है। तो इसमें से नहीं निकालना, टोटल प्रोडक्शन में से निकालना है। तो मेरी बात सुनिए, ए का मतलब डिफेक्टिव ट्यूब, गिवन क्या है, मशीन E1 ने बनाई है, तो मशीन E1 ने 4% डिफेक्टिव बनाई है। समझ में आ रहा है? अगर टोटल 100 ट्यूब्स लोगों ने प्रोड्यूस करी हैं, तो 100 में से जो 4 निकली हैं वो E1 ने डिफेक्टिव बनाई थी। ऐसे ही E2 ने भी 4% बनाई है और E3 ने 5% बनाई है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इसका 4% निकाल के मत लिख देना वहां पे, वो दी हुई है उसने डिफेक्टिव कितनी बनाई है। भाई अगर टोटल 100 ट्यूब्स का प्रोडक्शन हुआ, टोटल 100 ट्यूब्स बनी, आप ऐसे सोचो इसको, टोटल 100 ट्यूब्स बनी। अब ये तो पता होगा ना, जब आप ट्यूब बनकर आई है तो कहाँ से बनकर आई है, तो 100 में से सपोज एक दिन में 100 ट्यूब बनाई हमने, तो 100 में से 4 डिफेक्टिव निकली मशीन E1 की। भाई ये तो मशीन E1 की जो 4 डिफेक्टिव निकली, मशीन E2 की भी 4 डिफेक्टिव निकली और मशीन E3 की 5 डिफेक्टिव निकली। आप ऐसे समझ लो इसको। तो इसका एलसीएम लो, ऐड करो, आंसर आ गया 10,000। इसका एलसीएम है, ये हो गया 200, 100, 125, 425, 425 हो गया, तो 0.0425। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना, हम एरर भी कर सकते हैं, जमा घटा गुणा भाग में दिक्कत भी हो जाती है, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो बढ़िया सवाल है, लाजवाब।
तो भाई आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इतना समय टोटल प्रोबेबिलिटी पे कोई नहीं लगा था, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी पे काम करे बिना बेस थ्योरम नहीं कर सकते। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी हम बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये वाला आप कर लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे बेस थ्योरम। अभी बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है? जिसे टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं आती उसके लिए तो यूजलेस है। टोटल प्रोबेबिलिटी आनी जरूरी है, बिना टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम आप नहीं कर सकते। तो आइए आपको इसका बेस थ्योरम का थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि व्हाट इज बेस थ्योरम। सुनिए भाई, बेस थ्योरम क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक दूसरा बॉक्स है। इस बॉक्स में मान लो 4 रेड बॉल हैं और 4 ही ब्लैक बॉल हैं। इस बॉक्स में मान लो कि 6 रेड बॉल हैं और 2 आपका ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, तो कहता है पहले बैग में ये सब, दूसरे बैग में ये सब, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया। चलिए मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ ना, मैं भूल के रहा हूँ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, पढ़ो ये, पढ़िए। बैग 1 में 4 रेड और 4 ब्लैक है, बैग 2 में 2 रेड और 6 ब्लैक है। ठीक है, यहां देख लेते हैं। इस एग्जांपल से समझ जाएंगे बेस थ्योरम को हम। 4 रेड, एक सेकेंड, 4 ब्लैक, इसमें है आपका 2 रेड और 6 ब्लैक। आगे बढ़ो। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया रैंडमली, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, उसमें से एक बॉल निकाल ली, विच इज फाउंड टू बी रेड। भाई दोनों में से एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से एक बॉल निकाल ली जो कि रेड थी, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो फर्स्ट बैग से निकाली है, या फिर कह देगा प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सेकंड बैग से निकाली है। अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेट करना है। जिसने टोटल प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर लिया वो सीख जाएगा। ये क्वेश्चन जब टोटल प्रोबेबिलिटी में था, आप सोचो कैसे करा था हमने। ये पहला बैग, ये दूसरा बैग। वो कहता है लाल बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आपने क्या करा? आपने सोचा भाई लाल बॉल निकालनी है मुझे। अब लाल बॉल तो बैग फर्स्ट में भी है, लाल बॉल आप सेकंड बैग में भी है, तो लाल बॉल या तो फर्स्ट बैग से निकालोगे या फिर सेकंड बैग से निकालोगे। तो दोनों से लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा, तो उससे मुझे लाल बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो वहां पे मैं लाल बॉल को निकालता था टोटल प्रोबेबिलिटी में। यहां क्या है? दोनों में से एक बैग सेलेक्ट हुआ, उसमें से बॉल निकाल ली जो लाल थी। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी में निकालना होता था वो यहां गिवन होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी में मुझे क्या निकालना था? लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। यहां गिवन कर दी वो बात। ठीक है, तो कहता है बॉल तो निकाल चुके हैं हम, प्रोबेबिलिटी बताओ बैग फर्स्ट से आई है या फिर प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग 2 से आई है। सोर्स का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। जब वहां पे मैं लाल बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा था, मैं क्या कह रहा था कि भाई लाल बॉल या तो बैग फर्स्ट से निकालेंगे या सेकंड से, दोनों से निकाल के जोड़ दो। ये हुई टोटल प्रोबेबिलिटी की बात। यहां कह रहा है बॉल तो निकल गई, अब ये बताओ कि बैग फर्स्ट से आई थी या फिर ये बताओ कि बैग 2 से आई थी। सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आइए पीछे क्वेश्चंस पे काम करते हैं। जैसे ये स्ट्राइक वाला क्वेश्चन है, कह रहा है ना कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो समय पे खत्म हो जाए। ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये पिछला क्वेश्चन मैंने करा है। ये काम को समय पे खत्म करने की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल चुका हूं, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। बेस थ्योरम में क्या बोलेगा? बेस थ्योरम में बोलेगा कि भाई काम खत्म हो चुका है, ये बताओ कि स्ट्राइक के टाइम पे हुआ था या ये बताओ कि नॉन स्ट्राइक के टाइम पे हुआ था। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बनता अगर ये बेस थ्योरम का बनता। ये भी टोटल प्रोबेबिलिटी का है, मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना रहा हूं। सुनिए, सारी कहानी आपने पढ़ ली है। इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब ऑफ द फ्लाईओवर विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। वो कह रहा है बेस थ्योरम में लिखेगा इफ इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लाईओवर विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मान लो कि कंस्ट्रक्शन का काम समय पे खत्म हो गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो स्ट्राइक के टाइम पे था, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट उस समय स्ट्राइक नहीं थी। तो सोर्स की प्रोबेबिलिटी मांगेगा, समझे कि नहीं? जैसे यहां आ जाओ,
इस वाले क्वेश्चन में हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली? डिफेक्टिव प्रोडक्ट की। यहां हमने प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाली। बट अगर यही सवाल बेस थ्योरम का होता तो क्या कहता कि प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव बन गया, ये बताओ कि मशीन 2 ने बनाया था, या ये बताओ कि मशीन 3 ने बनाया था, या मशीन 1 ने बनाया था। सोर्स का, ओरिजिनल सोर्स का प्रोबेबिलिटी पूछेगा, समझे? जैसे यहां आ जाओ, ये हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब बेस थ्योरम में क्या कहेगा? प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, वो हो गया लॉन्च, ये बताओ कि टीम 1 ने लॉन्च किया था, या ये बताओ कि टीम 2 ने लॉन्च किया था, इस तरीके से। तो आप बात समझ रहे हैं बेस थ्योरम में टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या सिमिलैरिटी है? जो चीज टोटल प्रोबेबिलिटी में मुझे निकालनी होती थी वो यहां पर मुझे गिवन होती है। तो बस जिसको वो टोटल प्रोबेबिलिटी का आइडिया है बेस थ्योरम वो कर देगा आराम से। तो आइए स्टार्ट कराते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? कहता है कि एक बैग में ये सब कुछ मैंने बताई दिया, दोनों में से एक बैग सेलेक्ट हुआ, उसमें से एक बॉल निकाल ली जो लाल थी, तो ये मुझे गिवन है। और जो गिवन होता है वही मेरा मेन इवेंट है, वही मेरा ए है। इसी को ए बोलेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी में इसी को ए बोला था ना। तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग फर्स्ट से बॉल आई है। तो लास्ट लाइन से दो केस बनते हैं, वो बैग फर्स्ट से भी पूछ सकता था और बैग सेकंड से ही पूछ सकता। तो ये सोर्स है, तो सोर्स की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो सोर्सेस को हम E1 E2 लेते थे। तो आइए क्वेश्चन कराते हैं। इसका सोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही है। लेट ए अ रेड बॉल इज ड्रॉन एंड E1 मान लीजिए कि बैग 1 इज सेलेक्टेड, सोर्स तो यही था ना। E2 मान लीजिए कि बैग 2 इज सेलेक्टेड। आई होप समझ में आ गई बात। अब सुनिए, थोड़ा आसान कर देता हूं आपके लिए काम, ऐसे लिख लिया करो। PE1 निकाल लो, ये आप टोटल प्रोबेबिलिटी में भी कर सकते हो, लिखने का तरीका ये बेस्ट है, इससे लिखना आसान हो जाता है। E1 के करस्पॉन्डिंग आप A बाय E1 निकाल के बैठो, E2 के करस्पॉन्डिंग आप A बाय E2 निकाल के बैठो। सुनते रहिए क्या कह रहा हूं। P मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 की, E1 मतलब बैग 1 सेलेक्ट करना है हाफ। P मीन्स प्रोबेबिलिटी E2 की, बैग 2 सेलेक्ट करना है हाफ। यहां आ जाओ, A मतलब लाल बॉल निकालनी है, गिवन क्या है? बैग 1 सेलेक्ट कर रखा है, तो बैग 1 से लाल बॉल हो गया 4/8, काटना मत। A बाई E2, ए का मतलब लाल निकालनी है, E2 मतलब बैग 2 से, तो बैग 2 से लाल बॉल का प्रोबेबिलिटी हो गया 2/8। अंडरस्टैंड? अब सुनिए पूछ क्या रहा है। कहता है कि बॉल ड्रॉ हो चुकी है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि बैग फर्स्ट से आई थी। सुनिए, अब एक नोटेशन सिखा रहा हूं। क्या मतलब है इस बात का? जो आगे है उसकी प्रोबेबिलिटी चाह रहे हैं, जो पीछे है वो गिवन है। तो आगे क्या है? ए मींस लाल बॉल निकालनी है, पीछे क्या है? क्या गिवन है कि बैग 1 सेलेक्ट कर रखा है। अब उल्टा काम हो गया। इस क्वेश्चन में मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वो कह रहा है बॉल तो निकल चुकी है, तो ए गिवन हो गया, तो जो चीज गिवन हो गई वो पहुंची पीछे, और बताना क्या है? वो बैग फर्स्ट से आई है, तो मुझे क्या निकालना है? E1 बाय ए निकालना है। अब E1 बाय ए को पढ़ो, क्या मतलब है? PE1 मतलब प्रोबेबिलिटी चाहिए E1 की, और गिवन क्या है कि लाल बॉल सेलेक्ट कर रखी है, ये मतलब है इस बात का, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? पढ़ो ना। P मींस प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? E1 की। E1 मतलब बैग 1 के सेलेक्ट होने की, और गिवन क्या है कि लाल बॉल निकाल ली है हमने। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम में हमसे मांगता है, या तो PE1 बाय ए मांगेगा या फिर PE2 बाय ए मांगेगा। देखिए भाई, पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, फिर मैं आपको रटवा दूंगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आपका 13.2 एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए, तो मुझे कैलकुलेट करना है PE1 बाय ए, मतलब बॉल सेलेक्ट हो, बॉल लाल निकाल रखी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है बैग 1 से निकली है। तो फॉर्मूला समझो इसका, पहले समझाएंगे फिर रटवाएंगे। तो सुनिए, इसकी प्रोबेबिलिटी और ये मुझे गिवन है। क्या गिवन है? कि लाल बॉल सेलेक्ट कर रखी है। तो जो गिवन होता है वही टोटल होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, फेवरेबल बाय टोटल। जो गिवन होता है वही टोटल होता है। तो गिवन क्या है? यहाँ पे लाल बॉल निकाल रखी है, तो लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी नीचे रखो। सो नीचे क्या आएगा? PE1 PA बाय E1 प्लस PE2, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, याद करो।
ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है भाई। गिवन क्या है कि लाल बॉल निकाल रखी है, और लाल बॉल कैसे निकाली थी, या तो बैक फर्स्ट से निकालोगे या सेकंड से निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो लाल बॉल को निकालने का ये तरीका है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब मुझे क्या चाहिए कि बैग 1 सेलेक्ट हुआ है, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो टोटल में बैग 1 के फेवर में क्या चीज है, ये तो ऊपर आ जाएगा PE1 PA/E1। बात समझे कि नहीं भाई? या तो बैग 1 सेलेक्ट होकर बॉल निकाली होगी, या फिर बैग 2 सेलेक्ट करके बॉल निकाली होगी। हमें बैग 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है ना लाल बॉल के टाइम पे, तो वो ये है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऊपर, अगर बैग 2 पूछता तो फिर ये ऊपर आ जाता। इस तरीके से बहुत बेसिक चीज। जैसे समझो ना, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 4 रेड है और 5 ब्लैक है, अपने को रेड चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो टोटल बॉल नीचे 4 रेड 5 ब्लैक, इसमें से मुझे रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 4 रेड ऊपर आएंगी ना, तभी तो आप 4/9 लिखते हो। तो सेम ही तो तरीका है। ये लाल बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी, लाल बॉल या तो ऐसे निकली होगी या फिर ऐसे निकली होगी, या तो फर्स्ट बैग से निकली होगी या फिर सेकंड बैग से निकली होगी। आपसे फर्स्ट बैग की बात कर रहा तो ये ऊपर आ गया, सेकंड बैग की बात करता तो फिर ये ऊपर आ जाता। तो दिस इज द थिंग, ऐसे फॉर्मूला समझा जाता है। अब मैं रटवाता हूँ, आइए, आपको अच्छा लगेगा। अब आपको फॉर्मूला रटवाते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। देखिए भाई, फॉर्मूला रटो, कैसे कैसे बनेगा फॉर्मूला। देखिए, आपको क्या कैलकुलेट करना है, E1/A। तो E1 वाले मेंबर ऊपर रहेंगे। E1 वाले मेंबर ऊपर का मतलब दिस इनटू दिस, ये रहेगा ऊपर। सो PE1 PA/E1, ये तो रहेगा ऊपर, और नीचे आता है टोटल। टोटल मींस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। सो नीचे आ जाएगा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। फॉर्मूले में वैल्यू भर दो सारी। PE1 हाफ है, A/E1 ये लिखा 4/8, नीचे हाफ इंटू 4/8 प्लस हाफ इंटू 2/8। तो 16 16 16 एलसीएम आया और कैंसिल हो गया। ऊपर रह गया 4, नीचे हो गया 4 + 2 4/6। 4/6 का मतलब 2/3। तो ये आपका बुक का सवाल है 13.2 क्वेश्चन नंबर 2। आप इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 16 कर लेना, बुक से आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पढ़िए, अभी करा है 2 मिनट पहले डिफेक्टिव वाला, पढ़िए जरा, आप समझ जाओगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर है 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। कहता है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B। एक फैक्ट्री के पास 2 मशीन्स है, एक का नाम A है, एक का नाम B है, ठीक है। कहता है पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि मशीन A ने प्रोड्यूस किए हैं 60% आइटम और मशीन B ने प्रोड्यूस किए हैं 40% आइटम्स, ठीक है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। वही वाला क्वेश्चन हो गया। मशीन A ने 2% डिफेक्टिव बनाए हैं, मशीन B ने 1% डिफेक्टिव बनाया है। आगे पढ़िए। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। सारे आइटम्स को एक स्टॉक पाइल में मतलब एक जगह डाला, और एक आइटम चूज कर लिया रैंडमली, मतलब सब आइटम्स को एक जगह डाला और वहां से एक रैंडमली आइटम चूज कर लिया, और वो आइटम कैसा निकला, डिफेक्टिव निकला। वो आइटम कैसा निकला, डिफेक्टिव। ये गिवन हो गया ना कि भाई सब जगह आपने एक आइटम सारे आइटम्स को एक जगह डाला और वहां से एक आइटम पिक कर लिया और वो आइटम कैसा निकला, डिफेक्टिव। तो ये आपको गिवन हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि मशीन बी ने बनाया है, ये तो आप समझ गए ना। जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी कर रहे थे तो वहां पे डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी मांग रहा था, यहां कह दिया कि डिफेक्टिव हो चुका है, सोर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ कि मशीन बी ने बनाया है। तो काम खत्म। तो जो गिवन है उसे ए बुला लेंगे और जिसके जो सोर्सेज है उन्हें E1 E2 बुला लेंगे। अब एक छोटी सी ना मैं बात बता रहा हूं, सुनिए जरा। ये समझदारी की बात है, समझदारी तो आप दिखाएंगे ही और दिखानी भी चाहिए। सोल्यूशन गोज लाइक दिस। यहां पे गिवन क्या है मुझे, डिफेक्टिव आइटम, तो उसे बोल दिया मैंने ए। अब मेरी बात सुनो, ये करा करो ऐसा, अगर नहीं भी करोगे तो कोई मार्क्स नहीं काट लेगा, लेकिन अगर आप ये काम करोगे तो आपकी समझदारी में काउंट होगा। जब उसने कैपिटल ए यूज कर रखा है, यहां पे मशीन ए के लिए वर्ड कैपिटल ए यूज करा है, तो आप कोशिश करो कि आप ए मत लो। फिर जो आप इवेंट सेलेक्ट कर रहे हो उसमें ए का यूज मत करो। क्यों? क्योंकि फिर वो कंफ्यूज ना करो।
आप ऐसा करते हो तो इससे टीचर की तरफ आप सिग्नल पहुंचाओगे कि बच्चे को क्लैरिटी है वेरिएबल्स के अंदर। आप ए भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब ए ऑलरेडी उसने किसी और चीज को कह रखा है तो आप ए यूज मत करो। ए की जगह कुछ और ले लो, बहुत सारे लेटर है। सर बी ले लें क्या? अरे बी भी यूज कर रखा है भाई, सी ले ले, या डिफेक्टिव के लिए डी ले ले, ठीक है कि नहीं? तो आपको जो अच्छा लगे वो ले लो, तो मैं डी मान लेता हूं, जरूरी थोड़ी है। डी डिफेक्टिव आइटम हो गया। अब E1 E2, E1 क्या होगा भाई? या तो मशीन ए ने बनाया होगा या मशीन बी ने बनाया होगा। सो द आइटम इज produced by machine E2, the item is produced by machine B। अच्छे से लिख देना। so therefore आप क्या निकालोगे? पहले PE1 निकाल लो, फिर आप PE2 निकाल लो। और याद रखो हमेशा E1 के करस्पॉन्डिंग D बाय E1, E2 के करस्पॉन्डिंगली D बाय E2। और फाइनली आपको पता होना चाहिए कि निकालना क्या है क्वेश्चन में। नाउ जो गिवन है वो पीछे गिवन है आपको D, डिफेक्टिव आइटम निकाल रखा है, और बताना है कि वो किस सोर्स से आया है। मशीन B के द्वारा आया है, तो आपको E2 बाय D निकालना है, ठीक है। अगर मशीन A बोलता तो आपको E1 बाय A निकालना होता। फॉर्मूला बनाना मैंने बता दिया। E2 है तो E2 वाले मेंबर ऊपर आएंगे, मतलब दिस इंटू दिस। सो ऊपर क्या आएगा? PE2 PD बाय E2, नीचे आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सो नीचे आएगा PE1 PD बाय E1 प्लस PE2 PD बाय E2। अब वैल्यूज भरेंगे, आ जाओ। P मींस प्रोबेबिलिटी E1 की, E1 मतलब कि आइटम मशीन A ने प्रोड्यूस किया। मशीन A ने 60% आइटम प्रोड्यूस किए हैं, वही मशीन B ने 40% आइटम प्रोड्यूस किए हैं। D का मतलब डिफेक्टिव, मशीन A ने 2% बनाए हैं, मशीन B ने 1% बनाया है। सारों को यहाँ भर दो। आओ देखो भाई, मशीन E2 का चाहिए ना, 40/100 इंटू 1/100 अपॉन 60/100 इंटू 2/100। 10,000 एलसीएम और कट गया, चेक करो। ऊपर है 40 और नीचे हो गया 160। आंसर आ गया आपका 1/4। बढ़िया सवाल है, आप इसी तरीके से ट्राई कर लेना बुक से एग्जाम्पल 19 और 13.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ये आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। एक आधा सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, पहले आप इतना प्रैक्टिस करना, फिर देखते हैं। अभी पहले ये वाला सवाल बनाते हैं एंड देन देखेंगे। ये आपके बुक से ही है भाई, ये आपकी बुक का ही सवाल है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। When I was in 12th मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था ये सवाल कभी, 6 मार्क में। पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन से हम दो बातों को रिलेट करेंगे। एक तो बेस थ्योरम का सवाल है, ये बेस थ्योरम कर रहे हो तो डेफिनेटली बेस थ्योरम का सवाल है। पहले तो उसको पहचानेंगे कि बेस थ्योरम का सवाल है, क्या निकालना है वो जानेंगे। फिर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे कि अगर यही सवाल टोटल प्रोबेबिलिटी में पूछता तो फिर क्या पूछता आपसे। क्योंकि जब केस स्टडी बनेगी तो केस स्टडी ऐसी बनेगी कि इस सवाल को केस स्टडी में कन्वर्ट कर देगा। एक पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी का पूछेगा और अगला ही पार्ट आपसे बेस थ्योरम का पूछेगा। मैं आपसे वही चीज बना के पूछूंगा। पहले पढ़ते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर किया, ठीक है भाई। The probability of an accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively। मतलब स्कूटर वाले के एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी 0.01, कार वाले के लिए 0.03 और ट्रक वाले के लिए 0.15। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कहता है वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। ये चीज गिवन है। क्या गिवन है? कि एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर है। तो एक्सीडेंट तो किन्हीं भी 3 लोगों का हो सकता था, स्कूटर वाले का भी हो सकता था, कार वाले का भी हो सकता था, ट्रक वाले का भी हो सकता था। तो 3 सोर्स हो गए ना एक्सीडेंट होने के। तो ये लास्ट लाइन से आपको पता लग गया बेस थ्योरम है, क्योंकि सोर्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है ना कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट तो कार वाले का भी हो सकता था, एक्सीडेंट तो ट्रक वाले का भी हो सकता था। तो लास्ट लाइन से आपको पता लग गया ना कि बेस थ्योरम का सवाल है। E1 मान लो कि वो स्कूटर ड्राइवर है, E2 मान लो वो कार ड्राइवर है, E3 मान लो कि वो ट्रक ड्राइवर है। और गिवन क्या है कि उस बंदे का एक्सीडेंट हो गया। तो ए हो जाएगा मेरा एक्सीडेंट होना,
E1 E2 E3 हो जाएंगे कार स्कूटर ट्रक। तो आपसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है इस चीज की, E1/A की। E1/A को डिकोड करना भी आता है, पीछे वाला गिवन है, आगे वाले की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आगे क्या है, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी बतानी है, गिवन क्या है कि एक्सीडेंट हो चुका है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको उस चश्मे से देखते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी के चश्मे से। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? अगर ये सवाल टोटल प्रोबेबिलिटी में होता तो आपसे कहता कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने इतने बंदों को इंश्योर किया, ये प्रोबेबिलिटी है इन लोगों के एक्सीडेंट होने की। तो लास्ट में कहता टोटल प्रोबेबिलिटी में कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। इस चीज, जो चीज गिवन होती ना उसकी प्रोबेबिलिटी मांगता, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। तो फिर हम क्या करते, एक्सीडेंट तो स्कूटर वाले का भी हो सकता है, कार वाले का भी हो सकता है, ट्रक वाले का भी हो सकता है। तो ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसे हम ए बुलाते हैं, हम बुलाते पी ऑफ ए, एक्सीडेंट होना। अब एक्सीडेंट स्कूटर वाले का भी, कार वाले का भी, ट्रक वाले का भी, लेकिन एक्सीडेंट करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। पहले स्कूटर वाला सेलेक्ट होगा फिर एक्सीडेंट, कार वाला सेलेक्ट होगा फिर एक्सीडेंट, ट्रक वाला सेलेक्ट होगा फिर एक्सीडेंट। तो फॉर्मूला ऐसे ही बनता ना, पी ई1 पी ए बाई ई1 पी ई2 पी ए बाई ई2। समझ जाओगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप निकाल देते हैं एक्सीडेंट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये सवाल है बेस थ्योरम का, कह रहा है एक्सीडेंट हो चुका है, अब बताओ कि स्कूटर ड्राइवर का हुआ था। तो इससे इस तरीके से केस स्टडीज क्रिएट हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं बेस थ्योरम वाला करा रहा हूँ, और जब केस स्टडी कराएंगे ना तो पूरा डिस्कस कर देंगे अच्छे से। चलिए देखिए भाई, सॉल्यूशन सबसे पहले लेट ए क्या है, एक्सीडेंट हुआ इंश्योर्ड पर्सन का, कि इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। इवन कि इवन क्या है भैया, तो स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, कार ड्राइवर भी हो सकता है, ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है। तो इवन मान लो कि अ स्कूटर ड्राइवर इज सेलेक्टेड, कि एक स्कूटर ड्राइवर सेलेक्ट हुआ है। E2 मान लो अ कार ड्राइवर इज सेलेक्टेड। E3 मान लो अ ट्रक ड्राइवर इज सेलेक्टेड। फिर आप थोड़ा अपना काम आसान कर लो, कैलकुलेशन PE1 निकालो, PE2 निकालो, PE3। चलो निकालते हैं। P मीन्स प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर की, बच्चे अनाप शनाप जवाब देते हैं। स्कूटर ड्राइवर का प्रोबेबिलिटी बच्चे बताते हैं 2000। अरे भाई प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा थोड़ी होती है। आप देखो टोटल ड्राइवर्स कितने हैं, 12000, फेवरेबल बाय टोटल, जितने स्कूटर ड्राइवर कितने हैं इसमें 2000, तो 2000 बाय 12000 होगा ना। सिर्फ 0 से 0 काट रहा हूँ, 2 और 12 को नहीं काट रहा हूँ, वो एलसीएम में दिक्कत आती है वरना। 4000 बाय 12000, तो 4 बाय 12, और ये 6000 बाय 12000, सो दिस इज 6 बाय 12। अब इनके करस्पॉन्डिंगली ए बाय E1, ए बाय E2। ठीक है, अब सुनो, ए का मतलब एक्सीडेंट होना, गिवन कौन है, स्कूटर ड्राइवर, 0.01 0.03 0.15 सब दे तो रखा है। सो दिस इज 1/100, 3/100, और ये हो गया आपका 15/100। नाउ आपसे पूछ रहा है PE1/A। ए का मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी बतानी है स्कूटर ड्राइवर की। तो फॉर्मूला लिख दोगे भाई, E1 वाले मेंबर ऊपर और नीचे आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल मींस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। फॉर्मूला लिख देना, डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं। सो 2/12 इंटू 1/100, यहाँ आ गया 2/12 इंटू 1/100 प्लस 4/12 इंटू 3/100 प्लस 6/12 इंटू 15/100। 1200 एलसीएम आया, कट गया। सो 2, 12 और 90, सो 2/104, आंसर आ गया 1/52। दिस इज द थिंग। तो इस तरीके से किया जाता है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक सेशन और लूंगा बेस थ्योरम का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर थोड़े तगड़े सवाल है, कार्ड्स वगैरह वाले सवाल हैं, वो एक HIV वाला एग्जाम्पल है बुक में, कुछ केस स्टडी वगैरह, मतलब एक क्लास एक्स्ट्रा लगाऊंगा इस टॉपिक में, सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए। एक आधा सेशन एक्स्ट्रा लग जाए वो ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं आपकी। तो चीज़ें छोड़नी नहीं है, हमें जल्दी नहीं मचानी है। एक सेशन और लगेगा अभी इसके अंदर,
क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर इसके बढ़िया क्वेश्चंस, थोड़े केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी करा देंगे और बुक के भी जो तगड़े तगड़े सवाल है कार्ड वार्ड वाले वो भी करा देंगे। तो अभी फिलहाल आपने क्या करना है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी के मैंने स्टार्टिंग के सेशन में स्टार्टिंग के क्वेश्चन कराए थे वो तो एज इट इज ट्राई करना, क्योंकि बुक में ढूंढे से नहीं मिलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी के सवाल। तो बुक में तो ले दे के एक ही एग्जाम्पल है टोटल प्रोबेबिलिटी का, एग्जाम्पल 15, उसे करना। अब होमवर्क सुनो जो आप ट्राई करोगे और उसे ईमानदारी से ट्राई करना। 13.3 से आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 8, 9, 11 इतना कर सकते हो। ये सब बेस थ्योरम का बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 16, 17, 19 इतना काम आप आराम से कर सकते हो। तो इतना काम करके रखिए, फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।